Hello students, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal and we are doing our chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms. In previous lecture, I told you about Chola Empire. Today we will discuss the next topic related to the Chola Empire. The name of our topic is Agriculture and Irrigation. Agriculture and irrigation. Today we will talk about the agriculture during Chola Empire. तो जो भी ये चोला एम्पायर है इसके अंदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, चोला एम्पायर में क्या हुआ बेटा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। किस पे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि चोला एम्पायर आने से पहले किसी ने एग्रीकल्चर ही नहीं की या फिर चोला एम्पायर ख़त्म होने के बाद किसी ने एग्रीकल्चर नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे पहले भी एग्रीकल्चर की जाती थी, इनके बाद भी एग्रीकल्चर की गई, लेकिन जो चोला एम्पायर रहा इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड के दौरान जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर उसको डेवलप करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो किए गए और ऐसा हुआ भी। जो चोला एम्पायर रहा इंडिया के अंदर उसके दौरान बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। अब इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई, वाई? कुछ तो रीजन रहे होंगे इसके पीछे। देयर आर मेनली टू रीजन्स। फर्स्ट रीजन क्या है, जैसे हमारा ये नीचे साउथर्न इंडिया है, यहाँ पर एक तो बहुत सारी जो रिवर्स है वो फ्लो करती है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी एक्सेट्रा, बहुत सारी जो रिवर्स है क्या है वो फ्लो करती हैं। सेकंड थिंग, जैसे यहाँ रिवर्स फ्लो करती हैं तो यहाँ पर जो लैंड है वो भी हमें ज़्यादा फर्टाइल मिलती है। सो टू रीजन्स आर, फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ द रिवर्स और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड द सेकेंड इज फर्टाइल लैंड, presence of water resources and the second is fertile land. हमें एग्रीकल्चर करनी है, हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है वो चाहिए होते हैं और जो लैंड है वो फर्टाइल चाहिए होती है, और ये दोनों चीज़ें ही यहाँ ड्यूरिंग चोला एम्पायर साउथर्न इंडिया के अंदर प्रेजेंट थी। इस वजह से क्या है, ड्यूरिंग चोला एम्पायर इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया और इन्होंने जो एफर्ट्स किए उनमें इन्हें कामयाबी भी मिली और ड्यूरिंग चोला एम्पायर क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। अब हम कुछ चेंजेस पढ़ेंगे अंडर चोला एम्पायर। अंडर चोला एम्पायर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से कुछ चेंजेस किए गए थे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट है, लार्ज स्केल कल्टीवेशन। लार्ज स्केल कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड। जो फर्स्ट इन्होंने चेंज किया, जो कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चर है वो एक जो है बहुत बड़ी जो लैंड है या जो बहुत बड़ा साइज था लैंड का, वहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी। अब क्या है, मान लो ज़्यादा एग्रीकल्चर करनी है तो ज़्यादा एरिया भी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट चेंज यहाँ पर किया गया था, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। इस पर्पज के लिए इन्होंने जो भी आसपास फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया, ट्रीज को काट दिया और अंडर कल्टीवेशन जो एरिया था लैंड का उसको बढ़ाया गया और वहां पर कल्टीवेशन करनी स्टार्ट कर दी गई। थर्ड चेंज क्या था, लैंड वॉज लेवल्ड। अब जो लैंड है, मान लो फॉरेस्ट थे वहां पर, तो जो लैंड है वो कहीं से जैसे ऊंची है, कहीं ज़्यादा जो है नीचे है, मीन्स उबड़ खाबड़ लैंड थी, तो उसको लेवल किया गया। अगर हम लैंड को ऐसे लेवल करते हैं तो जो भी हमारे फील्ड हैं उनको हम इजीली इरिगेट कर सकते हैं।
उनमें इजीली हम जैसे पानी दे सकते हैं। इसलिए क्या है, जो लैंड है उसको लेवल किया गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज है ड्यूरिंग चोला एम्पायर किया गया। इससे जो नेक्स्ट चेंज था एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट द फ्लडिंग। अब जैसे कि मान लो कोई रिवर है, यहाँ पर मान लो ये कावेरी रिवर ही है, यहाँ ये फ्लो करके जा रही है। जब ये रेनी सीजन आता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है रिवर के अंदर बढ़ जाता है। इससे क्या है, इसके जो बैंक्स है, यहाँ से जो वाटर है वो साइड वाले एरियाज में फैल जाता है, मीन्स फ्लड यहाँ पर आ जाती है। इस चीज़ को कवर करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया गया, यहाँ एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए। एम्बैंकमेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि मिट्टी या जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उनसे एक वॉल बना दी, यहाँ पर एक दीवार से बना दी गई, जिससे आसपास के एरियाज में जो वाटर है वो ना फैले, फ्लड ना आए, वहाँ पर जो भी क्रॉप्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो जो एम्बैंकमेंट्स हैं दे वर मेड ड्यूरिंग द चोला एम्पायर टू प्रिवेंट द फ्लड्स। जो नेक्स्ट चेंज यहाँ पर किया गया, कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी द वाटर टू द फील्ड्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज था। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ जैसे रिवर फ्लो कर रही है, इसके अंदर जो है वाटर है, कोई भी पर्सन जो एग्रीकल्चर कर रहा है उसका फील्ड है यहाँ पर। अब ये जो फील्ड है इसके अंदर जो भी क्रॉप यहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए वाटर भी चाहिए, लेकिन रिवर है यहाँ। क्या रिवर यहाँ आ सकती है जहाँ पर वाटर की नीड है, या फिर ये फील्ड वहाँ जा सकता है जहाँ पर वाटर है? नो। इसलिए क्या किया गया, जो फील्ड्स हैं उन तक क्या है वाटर को कैरी करने के लिए यहाँ से ऐसे यू कैनाल्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड की गई, कैनाल्स या नहरें वगैरह बनाई गई। किस लिए? ताकि जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही है उनके लिए जो वाटर की नीड है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ड्यूरिंग चोला एम्पायर किया गया था, जिसकी वजह से ड्यूरिंग चोला एम्पायर एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप हुई। नेक्स्ट थिंग, अब जो भी क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं उनके लिए वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर 1 ईयर में 2 क्रॉप्स को ग्रो किया जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे यहाँ पर अवेलेबल थे, साथ में जो लैंड है वो भी काफ़ी फर्टाइल थे। अब कोई भी जैसे जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही है उनको वाटर प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए चोला एम्पायर में और कौन कौन से चेंजेस किए गए थे? टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स। यहाँ क्या किया गया, कुछ आर्टिफिशियल अरेंजमेंट किए गए। आर्टिफिशियल अरेंजमेंट। आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स वर मेड टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, नॉट मेड बाय नेचर। जो मैन मेड होते हैं दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। अब इसके अंदर क्या क्या किया गया, फर्स्ट वेल्स वर डग। वेल्स वर डग, जो भी क्रॉप्स ग्रो की जा रही है उनको इरिगेट करने के लिए कुछ वेल्स हैं उनको डग किया गया, जो कुएं हैं वो खुदवाए गए ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर मिलता रहे। सेकंड क्या किया गया, टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड। टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड। वाई? टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द रेन वाटर। बड़े बड़े टैंक्स जो है बनवाए गए कि तब भी जब भी जैसे रेनी सीजन आता है उस टाइम पे जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जा सके, और बाद में जब रेनी सीजन चला जाता है उसके बाद जब क्रॉप्स को वाटर की नीड होती है तो उस टाइम पे क्या है, इस पानी का यूज़ किया जा सकता था। इस वजह से बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए। जो वेल्स हैं उनको जो है डग कराया गया, जो कुएं हैं वो खुदवाए गए ताकि अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस टाइम पे जो वेल्स हैं उनके हेल्प से जो क्रॉप्स हैं उनको इरिगेट कर सके। और जो थर्ड किया गया था, कैनाल्स। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई द वाटर टू द फील्ड्स और टू द क्रॉप्स। ये जो चेंजेस हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट में आते हैं। ये सभी जो हैं जैसे कि
समर सीजन है, उस टाइम पे रेन कम होती है, तो यहाँ जो भी क्रॉप्स ग्रो की जा रही थी उनको वाटर अवेलेबल कराने के लिए इस टाइप के जो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स हैं वो सभी किए गए। अब जैसे कि वेल्स वगैरह डिग कराए जा रहे हैं, जो टैंक्स वगैरह हैं वो बनवाए जा रहे हैं, और साथ में जो कैनल्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट कराई जा रही है। अब ये जो इतना सारा काम हो रहा है, इसके लिए क्या है, प्लानिंग की नीड होती है। प्लानिंग कैसे, मान लो कोई टैंक है, वो कहाँ पर बनवाना है, कितना जो है बड़ा बनवाना है, साथ में जो वेल्स वगैरह वो कहाँ पर डिग करवाने हैं, इस टाइप के जो भी वर्क थे उनके लिए प्लानिंग की नीड थी। और साथ में ऑर्गेनाइजिंग कैसे, मान लो किसी वेल को ही डिग कराना है। अब वेल को डिग कराने के लिए फोर्स भी चाहिए, कुछ पर्सन्स भी चाहिए काम करने के लिए, ऊपर से रिसोर्सेज जैसे पैसे वगैरह भी चाहिए। तो इस टाइप के जो भी रिसोर्सेज थे, लाइक लेबर और जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज भी किया गया। जो नेक्स्ट थिंग थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार जो वेल है उसको डिग कर दिया, जो टैंक है उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन टाइम टू टाइम उनको मेंटेन भी करना पड़ता था, उनको मेंटेनेंस की भी नीड होती थी। तो यहाँ पर जो मेंटेनिंग है वो भी साथ साथ जो है की गई थी। और कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते थे, डिसीजंस हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, वाटर को शेयर कैसे करें, कहाँ तक और किस वे में जो है लेके जाए, किसको कितना वाटर जो है मिलना चाहिए, इस टाइप के जो भी डिसीजन थे। मीन्स ये जो सभी चीज़ें हैं, प्लानिंग की गई, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया, फिर उनको मेंटेन भी किया गया, कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए गए। ये इस टाइप का जो वर्क है ये किसने किया, ड्यूरिंग चोला एम्पायर। इसके अंदर कौन इंगेज थे, तो यहाँ पर कौन इंगेज थे, रूलर्स, जो भी न्यू रूलर्स आते जा रहे थे चोला डायनेस्टी में वो, और साथ में और कौन था, पीपल लिविंग इन विलेजेस, पीपल लिविंग इन विलेजेस। जो भी रूलर्स हैं और जो विलेजर्स थे उन सभी ने बहुत ही एक्टिव होकर इन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से ड्यूरिंग चोला एम्पायर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। इनफ फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।